Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, Section 353 of the IPC addresses the use of criminal force against whom? Private individuals, foreign officials, public servants और security guards. भारतीय दंड संहिता की धारा 353 किसके विरुद्ध आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है? निजी व्यक्ति, विदेश अधिकारी, लोक सेवक या फिर सुरक्षा गार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पब्लिक सर्वेंट्स. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोक सेवक. Recently, in the K. Dhananjay versus Cabinet Secretary and others, the Supreme Court has observed that shouting and threatening someone doesn't amount to committing an offense of assault. Section 353 of the Indian Penal Code specifically deals with assault or criminal force used against public servants in the discharge of their official duties. हाल ही में के धनंजय बनाम कैबिनेट सचिव एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पर चिल्लाना और धमकी देना हमला करने के अपराध के बराबर नहीं है. भारतीय दंड संहिता की धारा 353 विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में इस्तेमाल किए गए हमले या आपराधिक बल से संबंधित है. Next question, according to section 126 of Transfer of Property Act, a gift is considered void if it is revocable at the will of the donee, donor, court or registrar. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 के अनुसार उपहार को तब शून्य माना जाता है जब उसे की इच्छा पर रद्द किया जा सकता है. दानकर्ता, दाता, न्यायालय या फिर रजिस्ट्रार. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डोनर. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दाता. Recently, in the case of N. Thajuddin versus Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board, the Supreme Court ruled on the validity of a gift deed and its attempted revocation. Section 126 of the Transfer of Property Act states that a gift is void if it is revocable wholly or partially at the mere will of the donor. हाल ही में एन थाजुद्दीन बनाम तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपहार विलेख की वैधता और इसके निरस्तीकरण के प्रयास पर फैसला सुनाया. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 में कहा गया है कि यदि कोई उपहार दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है तो वह उपहार अमान्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 20 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलाउ इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच? फुल रिफंड, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, रेस्किशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आर्बिट्रेशन. अनुबंध भंग होने की स्थिति में विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 क्या अनुमति देती है? पूर्ण वापसी, प्रतिस्थापित प्रदर्शन, अनुबंध का निरसन या फिर मध्यस्थता. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित प्रदर्शन. Section 20 of the Specific Relief Act provides the option for substituted performance when a contract is breached, allowing the aggrieved party to get the contract performed through a third party. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 किसी अनुबंध का उल्लंघन होने पर प्रतिस्थापित निष्पादन का विकल्प प्रदान करती है जिससे पीड़ित पक्ष को किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुबंध का निष्पादन करवाने की अनुमति मिलती है. Next question, who appoints the judges of the Supreme Court according to Article 124? Prime Minister, Chief Justice of India, President of India और Parliament. अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति. Article 124 of the Constitution provides that Supreme Court's judges, including the Chief Justice of India, shall be appointed by the President of India. संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी. Last question, where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to Section 17 CPC, Section 18 CPC, Section 19 CPC और Section 20 CPC. जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां मुकदमा दायर करने का स्थान निम्नलिखित के अनुसार तय किया जाएगा. धारा 17 CPC, धारा 18 CPC, धारा 19
CPC या फिर धारा 20 CPC? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 18 CPC। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 18 CPC। Section 18 of the Code of Civil Procedure deals with the place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 वाद दायर करने के स्थान से संबंधित है जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं। Now is the time for practice question. An agreement in restraint of marriage is valid, void, voidable or totally acceptable. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता है वैध, शून्य, शून्य करणीय या फिर पूरी तरह से स्वीकार्य। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।